चलिए भाई सभी बच्चे बोर्ड पर। सो गाइज, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिफरेंस होता है एक ड्रॉप में और एक बबल में। सो अगर मैं बोलूं कि एक वाटर ड्रॉप है और मैं बोलूं एक वाटर बबल है, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, मुझे अक्षत बताएगा। चलो बताओ अक्षत। ओके, आपने कहा कि बबल के अंदर एयर भरी होती है और ड्रॉप के अंदर लिक्विड ही भरा होता है। और कोई बच्चा? ऐसा ही कुछ सना ने बताया। सना ने बोला कि ड्रॉप में सर एक इंटरफेस होता है और बबल में दो इंटरफेस होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? अरे कैपिलरी राइज लास्ट क्लास टॉपिक करवाया था, आ गया था समझ में? एडहेसिव कोहेसिव। ओ भैया रुक जाओ, बीच में कौन बातें कर रहे हो? इधर स्वयं इधर देखो, शोर मत करो यार। किस तरह की चर्चा चल रही है बताओ, मेरे को बताओ। अभी तो मौसम तुम लोगों के लिए बढ़िया हो गया बिल्कुल ना। तो ये तो पीडीएफ भर गया है, दूसरा ही बोलते हैं इसको। चलिए सो क्लास, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वैसे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक मान के चलो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल। ये दो टॉपिक्स हमारे मेन बचे हुए हैं। सरफेस टेंशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। एक बहुत छोटी सी चीज बीच में बच गई थी, मैंने टाइप्स ऑफ फ्लो नहीं बताया बस आप लोगों को, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, बस वो चीज बची हुई है। उसके अलावा चैप्टर मेरी नजर में सारा कंप्लीट हो गया है। तो ये लगा के चलो कि आज खत्म है चैप्टर। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्लासेस लगी हैं, आप लोगों ने देखा हो तो 12 वीडियोस डल चुकी हैं, 13वीं वीडियो होगी ये वाली। और मैंने पब्लिक डाली हुई है सारी फ्लूट्स की वीडियो। अगर आपको किसी, जैसे बच्चे फ्लूट्स की वीडियो मांग रहे थे, थोड़ा इस बार बीच में कई दिनों तक वीडियो डली नहीं है फ्लूट्स की, आज डल चुकी है, आज सारी डल चुकी है। 12 वीडियोस डली है फ्लूट्स की। थोड़ा आगे पीछे हो गया इस बार, गड़बड़ हो गया फ्लूट्स की वीडियोस डलते वक्त तो, लेकिन मैंने नंबर सब पे लिखा है। फ्लूड 8 लिखा हुआ तो 8वीं वीडियो है, उसके बाद 9वीं 10वीं ऐसे होगा। मतलब कि अगर कोई वीडियो पहले भी डली हुई है ना, तो आप देख लेना नंबर लिखा हुआ है, नंबर के हिसाब से वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, और पब्लिक है आपकी 11th क्लास की सारी वीडियोस, तो आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही दूं, आप जाके यूट्यूब पे देख लो, मिल जाएगा। तो गाइज अब समझो भाई, मेरे पास एक होता है ड्रॉप और एक होता है बबल। समझिए, अरे बस देखिए, ड्रॉप में क्या होता है कि ये एक स्फेरिकल ड्रॉप है और इसके अंदर क्या होता है, पूरे में पानी भरा होता है। ड्रॉप के अंदर पूरे में पानी होता है, ये ड्रॉप होती है। अरे रुक जाओ भाई, क्यों बोले जा रहे हो? और जो बबल होती है ना, वो ऐसी होती है कुछ, मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है जरा बताओगे? ये अंदर कौन है बोलो? लिक्विड, या मैं इसको एरो बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोलूंगा अंदर इसके है लिक्विड, बाहर है एयर। तो इसमें लिक्विड एयर मतलब जहां पर ये मीडियम चेंज हो रहा है, वैसा कितना इंटरफेस है? एक इंटरफेस है कि पहले लिक्विड फिर एयर। तो यहां पर बोलते हैं कि वन लिक्विड एयर इंटरफेस, वन लिक्विड एयर इंटरफेस, वन लिक्विड एयर इंटरफेस। और जो बबल होती है ना, उसमें देखो जरा बीच में, बोलो कौन है? एयर है। अरे कौन है ये? एयर है। ध्यान दो बच्चों। फिर ये जो होगा, ये कौन होगा बोलो? किसकी बबल है ये? थोड़ा ज्यादा ही मोटी लेयर बना दी इसकी। ये लिक्विड होगा और फिर दोबारा बाहर बोलो क्या होगी? एयर। तो पहले एयर लिक्विड इंटरफेस आएगा, फिर लिक्विड एयर इंटरफेस आएगा, बात वही है। लिक्विड एयर या एयर लिक्विड इंटरफेस बताना चाह रहा है कि दो दो मीडियम्स आ रहे हैं इधर इंटरफेस पे। तो यहां पर दो इंटरफेसेस आते हैं, एक बार एयर लिक्विड, एक बार बोलो क्या, फिर से लिक्विड के बाद फिर एयर आता है। तो यहां पर आपको डिफरेंस अगर बताना हो कभी भी, तो आप लोग बहुत सिंपल डिफरेंस बोलेंगे कि इसके अंदर एक लिक्विड एयर इंटरफेस होता है और इसमें दो लिक्विड एयर इंटरफेस होते हैं, दो लिक्विड एयर इंटरफेस होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि बबल के अंदर इनसाइड एयर होती है और ड्रॉप के इनसाइड वाटर होता है, ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग जो समझ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का बताओ, सबको क्लैरिटी है इस चीज को लेके या डाउट है कुछ? सबको क्लियर है? अब आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, चाहे वो एक बबल हो चाहे वो एक ड्रॉप हो, अगर वो स्फेरिकल शेप में ऐसे टिका हुआ है,
तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज अगर ऐसे स्फेरिकल शेप में टिकी हुई है, तो पानी को लेके मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि पानी के सरफेस पे क्या लगता है, बोलो सरफेस टेंशन, विच ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अभी हमारे पास बैलून नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से करके दिखाता ही। नहीं, ऑल्टरनेटिव भी नहीं बनेगा कुछ इसका। ठीक है, सुनो, कोई नहीं सुनो, बोर्ड पे सुनो। क्लास, जब आप कभी, समझो मेरी बात को, है बैलून देखो, कंचे से क्या करूंगा? क्लास प्लीज बोर्ड पे देखिए यार। मैंने आप लोगों को एक बात बोली, अरे बच्चों, आप लोगों को मैंने एक बात बोली कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बबल है, और बबल जो है ध्यान समझना, बबल जो है उसके ऊपर जो ये सरफेस पे बैठे हुए कौन है बोलो, या ड्रॉप है उसके सरफेस पे कौन बैठे हुए बोलो? वाटर पार्टिकल्स। अरे वाटर के पार्टिकल्स। और क्या आप समझते हैं कि इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है? सरफेस टेंशन। इधर ध्यान दे बिना, मैंने बोला कि कोई भी अगर बबल ऐसे स्फेरिकल शेप में टिका हुआ है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रही है बोलो? सरफेस टेंशन, which is a phenomena due to which liquid surface always tries to minimize its surface area। तो आप ये महसूस करेंगे या बबल के अंदर ऐसा हो रहा होता है कि जो उसके सरफेस पे जितने पार्टिकल सब नजदीक आना चाहते हैं। अच्छा, अगर वो नजदीक आना चाहेंगे तो इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कोई भी चीज अगर नजदीक आना चाहिए तो साइज बोलो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो होता है ऐसा। तो लेकिन फिर भी अगर बबल टिका हुआ है, समझो मेरी बात को, कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहे हैं। आज यहां पर ध्यान सुनो, शुरुआत के 3 से 4 मिनट अगर ढंग से सुनोगे ना तो पता लगेगा मैं क्या टॉपिक आज करवाने वाला हूं। तो एक्चुअली में जो ये बबल है, बबल के सरफेस पे जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, वो सब पार्टिकल्स एक दूसरे के बोलो क्या जाना चाह रहे हैं? नजदीक जाना चाह रहे हैं। और नजदीक जाना चाह रहे हैं तो ये साइज को कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। बट फिर भी अगर बबल अपनी जगह पे टिका हुआ है तो वो सिर्फ एक कारण से, बिकॉज अंदर से एक एक्सेस प्रेशर है जो इसको पास आने नहीं दे रहा। भाई पास तो आना चाह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं आने दे रहा? अंदर से जो एक एक्सेस प्रेशर है जो उसके ऊपर लग रहा है उसको पास नहीं आने दे रहा। इसको ऐसे समझिएगा जैसे कि जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा ऐसा होता है साइज में, इन सबको पार्टिकल्स की तरह समझना। जब आप उसमें ऐसे हवा भरते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हो तो क्या होता है? ये गुब्बारा ऐसे खुलता है, फिर थोड़ा और हवा भरते हो ऐसे खुलता है, फिर थोड़ा और हवा भरते हो ऐसे खुलता है। लेकिन आप मुझे बताइए, गुब्बारे की जो पार्टिकल्स है उसकी हर वक्त क्या कोशिश है? क्या कोशिश है आयुष? अगर गुब्बारा इस पोजीशन में आ गया तो उसकी कोशिश क्या है? उसका हर पार्टिकल एक दूसरे के क्या आने की कोशिश कर रहा है? नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि अंदर से एयर का एक्सेस प्रेशर उसको पास आने नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही हवा निकल जाए किसी तरीके से तो ये वापस से पास आता है और रुक जाता है। बोला है कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे? तो बलून के जरिए हम सारा टॉपिक समझ जाएंगे कि वाटर के जो बबल्स होते हैं या ड्रॉप्स होते हैं, उनके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, दे विल ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। वो हमेशा ऐसे नजदीक आके ऐसे ऐसे बंद होना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर एक एक्सेस प्रेशर होगा, चाहे वो पानी का एक्सेस प्रेशर हो, चाहे वो एयर का एक्सेस प्रेशर हो, जो उनको नजदीक आने नहीं दे रहा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं अगर इस गुब्बारे की बात करूं, तो फुलाना बहुत मुश्किल है। अब सुनो, ये ध्यान दो, अब आप देखिए, वैसे इस गुब्बारे के जितने भी पार्टिकल्स हैं, दिस ऑल पार्टिकल्स ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये हर वक्त एक कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कहां आ जाए बोलो? नजदीक आ जाए, नजदीक आ जाए। और मतलब वही बात है, सरफेस टेंशन जैसा कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स पे जो सरफेस पे होता है। तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहे हैं। हाँ दे दो उसको। हमारे पास कोई कलर्ड चीज नहीं है ना लिखने के लिए, कुछ ऐसा पेन है हमारे पास जिसको चल जाए। कलर्ड स्केच पेन है किसी के पास? है? ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, है स्पार्कल। चलो कोई नहीं। अब सुनो भाई, इस पे एज्यूम करो एक ए पार्टिकल है यहां पर, एक बी पार्टिकल है यहां पर। अगर इनकी इंटेंशन पूछो कि कैसे रहना चाहते हैं, तो ये रहना चाहते हैं कि भैया हम हर वक्त नजदीक आना चाहते हैं। लेकिन क्यों नजदीक नहीं आ पा रहे? बताओ क्यों नजदीक नहीं आ पा रहे? क्योंकि मैंने इसके अंदर एक हवा भर दी है जो इसके ऊपर एक अंदर से एक्सेस प्रेशर लगा रही है, जो कि उनको नजदीक आने से रोक रही है। क्योंकि नजदीक आना चाह रहे हैं कुछ फोर्स से, लेकिन अंदर से एयर का कुछ फोर्स है जो उनको पास आने नहीं दे रहा। भाई सिंपल सी बात है, इसलिए क्लोज नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर मैं वो एक्सेस प्रेशर हटा दूं, तो अभी मैं तुम्हें बना के दिखाता ना ए और बी पार्टिकल, तो मैं जैसे ही हवा को निकाल रहा हूं वो नजदीक आ रहे। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं जैसे ही हवा को निकाल रहा हूं नजदीक आ रहे। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो पार्टिकल्स गेट्स क्लोजर।
तो भैया एक बात सिंपल से समझ लीजिए, अगर कोई बबल हवा में ऐसे घूम रहा है, कोई ड्रॉप आपको बना हुआ नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसके सरफेस पे पार्टिकल्स नजदीक तो आना चाह रहे हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन, बट द इनसाइड एक्सेस प्रेशर, जो अंदर वाला एक्सेस प्रेशर है, वो उसको वापस आने से रोक रहा है। तो किसी भी बबल या किसी भी ड्रॉप की फॉर्मेशन के दौरान किसका होना जरूरी है? अंदर एक्सेस प्रेशर का होना जरूरी है। अगर अंदर प्रेशर नहीं है तो ये इस तरीके से बबल की फॉर्मेशन नहीं होगी। देखो जैसे ही मैं प्रेशर हटाऊंगा, एक्सेस प्रेशर, ये बबल नहीं रहा, अब बबल नहीं है, खत्म, बबल नहीं है। सो किसी भी बबल या ड्रॉप के लिए अंदर से क्या होना जरूरी है? एक्सेस प्रेशर। सो नाउ वी हैव टू ड्राइव, अब हमें एक ड्राइव करना पड़ेगा, जो हम ये निकालेंगे कि एक अगर मेरे पास ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, तो बताइए उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता होगा। अगर 2 सेंटीमीटर का एक बबल है, हालांकि मैं बहुत बड़ा बबल बोल रहा हूं, या हो भी सकता है, तो इतने बड़े बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे आज बताओ जरा? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और इनसाइड द लिक्विड बबल। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा आसान सा चीज है भाई जो मैं बता रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ में? आगे बढ़े तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, सब बच्चे लिख लो। हेडिंग हमारी आज की एक्सेस प्रेशर derivation for excess pressure inside a liquid drop. Class focused on the board. एक ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, हम इसकी ड्राइव करने जा रहे हैं। मतलब मेरा आज का सवाल ये रहेगा भी कि अगर मेरे पास एक ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना है बोलो r, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर भी है, एक प्रेशर जरूर है अंदर, जो है एक्सेस प्रेशर, वो प्रेशर कितना है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? पक्की बात है। अब इसको हम शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों को, मैंने एक फॉर्मूला करवाया था कुछ टाइम पहले, अभी सरफेस एनर्जी का एक टॉपिक मैंने करवाया था तुम लोगों को रिसेंटली, वो तुम्हें याद है? मैंने वो कुछ ऐसा करवाया था कि मान लो कि मेरे पास ये एक फिल्म है, याद करिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, बात आ जाएगी याद। ये एल लेंथ का स्लाइडर था, यहां पर क्या था बच्चों? बातें करोगे तो टॉपिक नहीं हो पाएगा भाई पूरा। मैंने बोला था ये फिल्म है, ये सॉफ्ट फिल्म मान लीजिए, एल लेंथ का मेरे पास स्लाइडर है, मैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा था? एफ फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा था, और जब मैंने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया तो आप जानते हैं कि जो इनके यहां पर पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, वो सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है बोलो? सरफेस टेंशन। अरे लगता है कि नहीं लगता? लेकिन आप बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो आप उस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिससे इसमें एक एनर्जी पैदा होगी थी, जिसको मैंने सरफेस एनर्जी कहा था। कुछ याद नहीं आ रहा सर ऐसा? अगर एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है, मैं उस ब्लॉक को खींचता हूं तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है ना। एक पेंडुलम को मैं जब खींचता हूं ऐसे बाहर की तरफ, तो ग्रेविटी की वजह से एक एनर्जी पैदा होती है ना। अगर मैं इसको चीज को ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी की वजह से इसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी है। तो वैसे ही जब आप स्लाइडर को बाहर की तरफ लेके गए थे तो इसके अंदर भी बोलो क्या पैदा हुई थी? एक एनर्जी पैदा हुई थी। नहीं आ रहा याद? अरे क्योंकि भैया सरफेस टेंशन हमेशा इनको पास लाता है, और आप कहां लेके जा रहे हो? आप दूर लेके जा रहे हो। तो सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, जिसकी वजह से इसमें एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। वही वाली बात है ना, स्प्रिंग वाली तो बात है कि स्प्रिंग की कोशिश है हमेशा ऐसे रहने की, आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो अंदर की तरफ एक एनर्जी पैदा होगी। सेम आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो अंदर की तरफ क्या पैदा होगी? एक एनर्जी पैदा होगी। तो मैंने बोला था कितनी एनर्जी पैदा होगी? जितना हम क्या करेंगे बोलो? काम करेंगे। और हमने कितना काम करा था? अगर मैंने इसको एफ फोर्स से आगे बढ़ाया था और डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव किया था, इसीलिए कहता हूं पढ़ के आया करो थोड़ा सा। तो एफ फोर्स लगाया था, डेल्टा एक्स डिस्टेंस से मूव किया था, तो मैंने बोला था कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है? फोर्स इंटू में बोलो क्या? डेल्टा एक्स। भूल के लग रहा है शायद, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बोलो क्या था? प्रेशर इंटू एरिया। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब बताओ, एरिया इंटू में डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा हमारा? ए इंटू में डेल्टा एक्स, सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। नहीं, प्रेशर इज यस एग्जैक्टली प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर तो हमें एक्सेस प्रेशर वाले में लेना है। अगर यहां पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कितना लगाना पड़ा होगा क्लास? नेट फोर्स कितना लगाना पड़ा होगा? सरफेस टेंशन बताता है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो एस लगता है। अरे भूल गए तुम लोग, हमारा जो एफ होता है वो क्या होता है?
F होता है या S होता है F बाय में L। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल फोर्स कितना लगा होगा? अगर L यूनिट लेंथ पे आपने फोर्स लगाया तो हर एक यूनिट लेंथ पे S लग रहा है, तो L यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा बोलो? SL। अब मुझे बताओ जरा, ये L डेल्टा x कितना लिखा था मैंने? L डेल्टा x, दिस इज चेंज इन एरिया, दिस इज। तो कितना काम करना पड़ेगा? जितना सरफेस टेंशन है उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना बड़ा एरिया में चेंज करोगे उतना बड़ा काम करना पड़ेगा। अरे L डेल्टा x तो वही है ना, चेंज इन एरिया। भूल जाते तुम लोग, लग रहा है नहीं आ रहा यार। इसी वर्क डन को मैंने बोल दिया था सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी कितनी पैदा होगी? S इंटू में डेल्टा A। ये मैंने दोबारा ड्राइव करवा दिया, तुम्हें छोटा सा ड्राइव था, हमने करा था ये कुछ एक आध क्लास पहले ही, और याद है भी या नहीं है कि अगर मैं इतनी बात समझ लो बस सब बच्चे, अगर मैं इस फिल्म को ऐसे बाहर की तरफ खींचूंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज लिक्विड के सरफेस पे मौजूद जो पार्टिकल्स हैं दे विल ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और मैं उसको बाहर की तरफ लेके जा रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे काम करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा वो डायरेक्ट याद कर लो, जिनको नहीं समझ में आया कि सर जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना काम करना पड़ेगा, जितनी इनके बीच में अट्रैक्शन है उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना बड़ा एरिया में चेंज करूंगा उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या समझ में आ जाती है ये सारी बातें? मुझे लगता है आगे होंगी, इतनी मुश्किल है नहीं वाली चीज। अब बच्चों वापस से आते हैं अपने एक्सेस प्रेशर के टॉपिक पे, और आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। तो गाइज ये मेरे पास एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं, बोलो कितना है बच्चों? R। और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर उसको क्या मान लेते हैं? इसके अंदर कुछ ना कुछ बोलो क्या है बच्चों? डेफिनेटली देयर इज सम एक्सेस प्रेशर इनसाइड। मैं P को ही बोलो क्या लिख रहा हूं? P बोलो क्या है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि अगर इस ड्रॉप के अंदर, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर इस ड्रॉप के अंदर PI प्रेशर है और बाहर बोलो कितना है? PO। अरे बाहर कुछ प्रेशर अंदर कुछ प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, गुब्बारे के अंदर हवा थी, आप बताओ बाहर प्रेशर ज्यादा था अंदर प्रेशर ज्यादा था? अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर क्या था बोलो? कम। और अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर ही तो बोलो क्या है? एक्सेस प्रेशर। क्या है बोलो? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अंदर अगर PI लग रहा है और बाहर PO लग रहा है, तो ये जो एक्सेस प्रेशर होता है उसी को, इस PI माइनस PO को ही तो बोलो क्या बोलते हैं? इस PI माइनस PO को ही तो बोलो क्या बोलते हैं? तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूं कि जो अंदर एक्स्ट्रा वाला प्रेशर है, जिसकी वजह से ये जो बबल है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, नजदीक नहीं आ पा रहा। नजदीक क्यों आना चाह रहा है? बिकॉज लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर, लिक्विड के जो पार्टिकल्स सरफेस वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दे ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। बट क्यों मिनिमाइज नहीं कर पा रहा? अंदर से बोलो क्या है? एक्सेस प्रेशर, जिसको नजदीक नहीं आने दे रहा। अब किसी ने अंदर से फोर्स लगा रखा है तो कैसे नजदीक आएंगे बताओ जरा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने अंदर मान लिया कि एक्सेस प्रेशर बोलो कितना है? P है। कितना है बोलो? और इसका रेडियस बोलो कितना मान लिया बच्चों? मैंने R रेडियस मान लिया। ढंग से समझिएगा, बस बोर्ड पे देखते चलो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर अंदर ये प्रेशर रहा होगा तो डेफिनेटली, अब मैं एक छोटी सी चीज कंसिडर करता हूं, अक्षर से देखियो, अंदर क्योंकि ज्यादा प्रेशर है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि उस प्रेशर की वजह से इसका रेडियस हल्का सा बदला, बहुत हल्का सा बदला। मतलब ये R रेडियस है ना, तो ये R प्लस डेल्टा R हो गया। R प्लस डेल्टा R का मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज आया रेडियस में। मतलब कि मान लो कि अगर ये रेडियस पहले 4 सेंटीमीटर का था तो 4.01 का हो गया। हो सकता है ऐसा, अंदर कुछ प्रेशर है जिसकी वजह से हल्का सा बबल का साइज ऐसे बड़ा हो सकता है, ऐसा ऐसे बड़ा हल्का सा। तो मान लेते हैं कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका रेडियस R से बढ़कर कितना हो गया? और मैं थोड़ा डायग्राम बल्कि कहूंगा कि ऐसे बनाते हैं कि पहले तो ये था, बस पहले ये ऐसा था और बाद में ये, अच्छा बोर्ड पे दिखाने के लिए मुझे इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज है नहीं। तो अंदर से बोलो सब बच्चे, एक्सेस प्रेशर बोलो कितना है बच्चों? P। रेडियस बोलो पहले कितना था बच्चों? R रेडियस था, अब कितना हो गया? बहुत अच्छे, R प्लस डेल्टा R प्लस थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया बच्चों। बोर्ड पे अंदर वाले एक्सेस प्रेशर की वजह से जो रेडियस था वो R से बोलो कितना हुआ? R प्लस डेल्टा R। अब हो गया, मैं थोड़ा सा डेल्टा R बढ़ गया। अब क्यों बढ़ गया? क्या करना है इसका? भैया मुझे पता लगाना है अंदर वाला एक्सेस प्रेशर कितना है, और उसकी ताकत का पता लगाने के लिए मैंने एक चीज अज्यूम करी कि उसकी वजह से सपोज करते हैं थोड़ा सा रेडियस में बोलो क्या आया है? इंक्रीमेंट आया। अक्षर बात समझ में आ रही है? उसकी ताकत पता लगाने के अंदर कितना प्रेशर है, तो मैंने कहा मान लेते हैं कि उसकी वजह से अगर थोड़ा सा चेंज आया होगा R प्लस डेल्टा R, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ होगा? समझते हैं बच्चों। वर्क डन
in increasing the radius of a drop by delta r is, बताओ भाई कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, जरा बताओगे वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर अंदर एक्सेस प्रेशर है तो अंदर एक्सेस फोर्स भी है, तो अंदर कुछ फोर्स लगा होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, बोलो डेल्टा आर। अरे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? किसको समझ नहीं आया कि सर ने क्या लिख दिया? भाई मुझे तुम एक बात बताओ, अगर अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है, अक्षत अगर अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से इसका रेडियस किसी भी टाइम पे आर से बोलो क्या हुआ, आर प्लस डेल्टा आर, मतलब थोड़ा सा चेंज आया। तो मैंने कहा कितना काम करना पड़ा होगा, जितना अंदर से फोर्स लगा होगा। अरे मैं गुब्बारा फुला रहा हूं ना ऐसे करके, तो वो फुलाने पर कुछ फोर्स लगा होगा और कुछ दूरी बढ़ी है उसकी, तो एफ इंटू बोलो क्या, डेल्टा। बिल्कुल लिखना बंद कर दो यार, मुश्किल से इसका डेरिवेशन 5-6 स्टेप का ही है, और एक बार वो समझ में आ गया कहानी खत्म है फिर इसकी। ध्यान से सुनते चलो, तो एफ इंटू डेल्टा आर। अब आप मुझे बताइए अंदर से फोर्स कितना होगा? तो फोर्स क्या होता है, या प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय में एरिया। अरे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे बताओ फोर्स को बोलो तुम लोग क्या लिख सकते हो? प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में डेल्टा आर। समझ नहीं आ रहा? और मुझे बताना जरा, अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो तो पी है, कितने एरिया पर ये लगा है बताओ जरा? 4 पाई। अरे कितने एरिया पर ये लगा है बताओ जरा? 4 पाई। तो एक्सेस प्रेशर था पी, कितने एरिया पर ये लगा बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर। समझो मेरी बात को यार, आप नेट फोर्स कैसे बताओगे किसी भी चीज का? प्रेशर होता है जो बताता है कि कितना प्रेशर, क्या बताता है बोलो, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पे। तो टोटल ए यूनिट्स एरिया पे कितना लगेगा बोलो? प्रेशर इंटू में एरिया। तो पी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में बोलो कितना आ गया? डेल्टा आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल बाय डेल्टा आर डिस्टेंस। डेल्टा आर डिस्टेंस ढंग से एक बार बोर्ड पे देख लो, दोबारा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ढंग से देख लो, सोच लो। कितना बर्डन करना पड़ेगा? जितना फोर्स लगाया होगा अंदर से और जितना डिस्प्लेसमेंट करा डेल्टा आर। फोर्स कितना लगाया होगा? जितना प्रेशर इनटू में बोलो क्या एरिया था, प्रेशर था पी, एरिया बोलो कितना था, कितने एरिया पे लगा? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इनटू डेल्टा आर। ये हो गया वर्क डन। ऑल्सो वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हम थोड़ी टाइम पहले ही पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी फिल्म का कुछ पोर्शन साइज इंक्रीज करता है तो उसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ता है? ऑल्सो वी नो दैट वर्क डन कितना करना पड़ता है? जितना उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बोलो? सरफेस टेंशन इनटू में जितना बड़ा बोलो क्या करा? एरिया में चेंज। मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा यार। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका साइज इतना बढ़ाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो मैं कहता हूं कि वर्क डन का मैं एक और फॉर्मूला पढ़ के आ रखा हूं। बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ के आ रखा हूं? कि जितनी इन पार्टिकल्स के बीच में सरफेस टेंशन लग रही होगी और जितना मैं एरिया में चेंज करूंगा, मुझे उतना ही ज्यादा बोलो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ये वाली बात को आपको कैच करना बहुत जरूरी है। कैच नहीं हुई दिक्कत आ जाएगी भाई। रौनक छोड़ दे फोन, इधर देख ले। मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे बाहर की तरफ तुमने फिल्म को खींचा, सुनिएगा आएगा समझ में, इस फिल्म को बाहर की तरफ खींचा। मैं कह रहा हूं कितना काम करना पड़ा होगा? सर काम तब ज्यादा करना पड़ेगा जब इधर पार्टिकल्स के बीच में क्या ज्यादा है? स्वयं इधर पार्टिकल्स के बीच में क्या ज्यादा होगी बोलो? सरफेस टेंशन। अगर पार्टिकल ज्यादा सरफेस टेंशन वाले हैं, ज्यादा नजदीक आना चाह रहे तो मुझे वर्क डन भी कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा। मैं एरिया ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो मुझे वर्क डन भी कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा। मैं यही कह रहा हूं कि अगर इन बबल के पार्टिकल्स के बीच में सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है तो मुझे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, और मैं अगर ज्यादा ही बड़ा साइज कर रहा हूं तो मुझे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं जानता हूं कि वर्क डन का एक और फॉर्मूला है जो पढ़ के आए हैं, वो है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? पक्का बताओ, पहले बताओ ऊपर वाला एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आया? ये नीचे वाला क्या बोल रहा हूं कि हम जानते हैं पहले से कि किसी भी बबल का या किसी भी फिल्म का अगर मैं कुछ भी साइज इंक्रीज करूंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? जितना उसके सरफेस पे बोलो क्या है? सरफेस टेंशन। और जितना मैं एरिया में बोलो क्या करूंगा? चेंज। मैं प्रूव करवा चुका तुम्हें थोड़ी देर पहले ही। एक फिल्म का कुछ भी साइज अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ता है? जितनी उसके सरफेस पे बोलो क्या है? सरफेस टेंशन। ऑब्वियसली बात है, सरफेस टेंशन ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन कम है तो कम काम करना पड़ेगा। अरे बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? एरिया ज्यादा बड़ा करूंगा चेंज तो मुझे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा कौन बताएगा बच्चा मुझे कि एरिया में चेंज कितना हुआ है? क्लास बोर्ड पे देखिएगा, ये बहुत बढ़िया कैलकुलेशन होने वाली है। एरिया में चेंज हुआ है A2 माइनस A1। अच्छा बताइए सब बच्चे मुझे, शिवम लिख मत भाई, बाद वाला एरिया कितना है? किसी भी स्फेरिकल चीज का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? तो मुझे बाद वाला एरिया बताइए कितना है बोलो? 4 पाई। रेडियस कितना है बोलो? आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, माइनस में पहले वाला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको पूरे को डेल्टा आई को कैलकुलेट करके यहां पर रखेंगे यार, इधर सारा कुछ नहीं करेंगे, साइड में करेंगे इस चीज को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे सब बच्चे बताओ बच्चों कितना आएगा?
4 पाई, बोलो कितना, आर स्क्वायर, प्लस में बोलो क्या, डेल्टा आर स्क्वायर, प्लस में बोलो क्या, 2r डेल्टा आर, माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आ रहा है क्या? अब बच्चों मैं एक चीज को नेग्लेक्ट करूंगा यहां पर, सुन लीजिए, हेयर डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, सो डेल्टा आर स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट, आप कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आई। यार एक बात बताओ, तुम एक बबल की, एक ड्रॉप की ना, ये देखना चाह रहे हो कि कितना साइज में इंक्रीमेंट आया। आप मुझे बताओ एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस की मीटर है। अच्छा क्या लगता है कि 1 मीटर साइज बढ़ गया होगा? 1 मीटर इतना बड़ा होता है, बबल का 1 मीटर बढ़ गया होगा। बबल का चेंज कितना आया होगा? थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, बबल के साइड में कितना चेंज आया होगा? 0.01 मीटर का बोल सकते हैं। अरे ये 1 सेंटीमीटर कितना बोलो, ये भी बहुत बड़ा वैल्यू बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं मान लेता हूं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर भी साइज बदला, 1 सेंटीमीटर भी साइज, ऐसे करने पे 1 सेंटीमीटर साइज बदला। तो मुझे बताओ अगर डेल्टा आर इतना छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर कितना आएगा? 0.0001 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब अगर, क्योंकि डेल्टा आर ही बहुत छोटा है, तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो लगभग नेग्लिजिबल टर्म है। मैंने नहीं आ रहा समझ में ना? अगर डेल्टा आर बहुत छोटा, डेल्टा आर क्या है, जो साइज में इंक्रीमेंट आया, हम बोलते बहुत स्मॉल चेंज आया यार, बहुत स्मॉल जो चेंज आया साइज के अंदर। तो अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा है, तो मैं कहूंगा उसको नेग्लेक्ट कर दो। अगर उस टर्म को ही नेग्लेक्ट कर दो तो मुझे बताओ जरा क्या मिलेगा? सब बच्चे बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर, ये हटा दो, उड़ा दो, 0 के बराबर है लगभग। बोलो कितना आएगा? 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे बता दो क्या होगा? 8 पाई आर डेल्टा आर पे जाऊंगा और बोलूंगा चेंज इन एरिया आ गया इतना। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो मुझे बोल दो भाई। ओ भाई बताओ बताओ बताओ, तो बोलो कितना आ गया? 8 पाई आर डेल्टा आर, ये आ गया मेरा वर्क डन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। वो है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट है और ये बोलो क्या है? सेकंड है। अब कहानी खत्म, बस ड्राइव हो गया। अब तुम्हें बस एक छोटी सी चीज दिखाता हूं कि कैसे आंसर आया इसका। तो मैंने कहा इसको साइड में रखना है बच्चों, बोर्ड पे देखते चलो, बस खत्म हो गया। दोबारा समझा दूंगा ड्राइव को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वहीं कर दूं क्या? उसी तरफ कर देता हूं, चलो आ जाओ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों बोलो दोनों वर्क डन बराबर होंगे। इसका मतलब बोलो क्या होगा? पी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर बराबर कितना आएगा? एस इंटू में 8 पाई आर डेल्टा आर। बताओ क्या कट रहा है? सब बच्चे बताओ। डेल्टा आर से डेल्टा आर, बातें नहीं भाई, क्या चल रहा है? पाई से पाई, आर से 1 आर, और 8 से 4 कट जाएगा 2 पे। बताओ पी कितना आ गया? 2s। बताओ एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला आ गया? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। मतलब कब प्रेशर ज्यादा लगता है अंदर से, कब एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है? जब सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। कुछ सोच लो, एक गुब्बारे के पार्टिकल्स की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नजदीक आना चाह रहे हैं। थोड़ा सा थिक है उसका जो सरफेस है गुब्बारे का, तो मुझे अंदर से प्रेशर भी कैसा लगाना पड़ेगा? ज्यादा। अरे अगर इनके पार्टिकल्स के बीच में दोस्ती थोड़ी ज्यादा ही है, सरफेस टेंशन ज्यादा ही है, तो मुझे प्रेशर भी कैसा लगाना पड़ेगा? ज्यादा। और सरफेस टेंशन कम है तो हल्का सा गुब्बारा है तो फूक मारते फूल जाएगा, बिकॉज सरफेस टेंशन कम है तो कम एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा। एग्री और नॉट? नहीं यार मेरी बात सुनिए। और छोटे रेडियस के अंदर कहते हैं, छोटे रेडियस के अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। कारण क्या है? कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज का? जब तक रेडियस छोटा है तब तक एक्सेस प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, देखिए जब तक छोटा साइज है ना तब तक पार्टिकल्स नजदीक है, और जब तक पार्टिकल्स नजदीक है उनके बीच का सरफेस टेंशन भी ज्यादा वर्क कर रहा होगा। जब थोड़ा बड़ा गुब्बारा हो जाएगा, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ने पर अट्रैक्शन हमेशा कम हो जाती है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अरे नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा छोटे गुब्बारे में ज्यादा आपको अट्रैक्शन लगाना, वो प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बड़े में तो छोटे वाले में एक्सेस प्रेशर हमेशा क्या रख रहा है? ज्यादा रखना है। तो क्लास 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 बोर्ड पे दोबारा से 2 मिनट की चीज रिकैप करूंगा, खत्म हो गया फिर टॉपिक। ये क्या कराया मैंने तुम लोगों को आज आते के साथ ही पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रॉप एंड अ बबल, आशुधर। और ये बता दूं मैं आप लोगों को, चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। मैं इसको बहुत ज्यादा बार आते हुए देखता हूं, मतलब ये डेरिवेशन तो मैंने बहुत ज्यादा आती हुई देखी है। क्वेश्चन आता है सीधा, पता है क्या? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड बबल। बबल में क्या करना है वो मैं आपको भी बता रहा हूं, एक बार आप लोग पहले इसको देखें। हाँ तो ये कौन सी बात है? तो लाइन लगाने का मतलब क्या है?
हाँ चल देख ले, अब जो भी है वो लगवा ले, क्या करें, जो देते हैं वही देंगे। क्लास चलिए बोर्ड पे देखिए। तो गाइज मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो जो मैंने आपको बताया है। क्लास बोर्ड पे देखिए। रोशी, क्या डिफरेंस होता है एक ड्रॉप में और एक बबल में? सर ड्रॉप के अंदर पानी भरा होता है, मतलब उसमें सिर्फ एक इंटरफेस आता है, लिक्विड इंटरफेस। इधर बबल के अंदर बीच में एयर, फिर लिक्विड, फिर एयर, मतलब दो इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? डिफरेंस क्लियर है? क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है कुछ बच्चों के पेपर्स के अंदर कि आपको डिफरेंस क्लियर करना है एक ड्रॉप में और एक बबल में। तो आप बता सकते हैं कि एक के अंदर लिक्विड है, एक के अंदर एयर है, फिर इसमें एक इंटरफेस है, उसमें दो इंटरफेस है। ये सब बातें आप बता सकते हैं, दो डिफरेंस इनफ। अब सुनो, तो एक बात तो पक्की है कि अगर कोई भी बबल है या कोई भी ड्रॉप है अक्षरा, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो ऑलवेज हमेशा एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ all the particles at the surface of the bubble, all the particles at the surface of the drop try to come closer due to the phenomena of surface tension। किसी को डाउट है इस वाली बात में? लेकिन अगर वो पास नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे स्टेबल हो रखे हैं, इसका मतलब अंदर से कोई ताकत है जो उसको वापस आने, जो पास आने नहीं दे रही। वही तो बोलो क्या है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। जो मैंने गुब्बारे के तरीके से बताया कि गुब्बारे के पार्टिकल नजदीक आना चाह रहे हैं बट क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि मैंने अंदर से एक्सेस प्रेशर लगाया हुआ है। वो जैसे एक्सेस प्रेशर हटाता हूं, देखो वो पास आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? इसका मतलब किसी भी ड्रॉप या किसी भी बबल की पूरी फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एक अंदर क्या लग रहा होता है? एक्सेस प्रेशर। आयुष बात समझ में आ गई वाली? पक्की बात है। अब ड्राइव हमें ये करना था कि कितना एक्सेस प्रेशर, अब हमें ड्राइव ये करना था कि कितना एक्सेस प्रेशर लग रहा होता है अंदर से। तो पहले ये वाली बात समझ में आ गई, इन दोनों का डिफरेंस, और ये बात के अंदर प्रेशर एक्सेस होता है पक्का, ये बात का प्रूफ है भैया, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक आना चाह रहे बट आ नहीं पा रहे, इसका मतलब डेफिनेटली अंदर कोई प्रेशर है। आशु बात समझ में आ गई? इसके बाद मैंने आपसे ये बोला कि वो कैसे निकालें कि कितना एक्सेस प्रेशर है। तो मैंने कहा मान लेते हैं कि उस एक्सेस प्रेशर की वजह से किसी भी वक्त मोक्षा, किसी भी वक्त उसका रेडियस आर से आर प्लस डेल्टा आर हुआ। योगिता, किसी भी वक्त उसका रेडियस आर से थोड़ा सा बढ़ गया, कितना हो गया बोलो? आर प्लस डेल्टा। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। जब भी कोई चीज ऐसे फोर्स लगाएगी और डिस्प्लेसमेंट होगी तो कुछ ना कुछ वर्क। क्लास प्लीज। हाँ तो भाई, अरे बच्चों, मैंने वो एक्सेस प्रेशर कैसे निकाला? इधर मैंने वो एक्सेस प्रेशर कैसे निकाला? मैंने कहा उस प्रेशर की वजह से हो सकता है किसी वक्त पर उसका रेडियस आर से बोलो बढ़कर कितना हो गया? आर प्लस डेल्टा आर। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग दिस प्रोसेस? तो मैंने बोला वर्क डन कितना लगा पड़ेगा? जितना फोर्स लगा इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा एफ, डिस्प्लेसमेंट टू डेल्टा आर। अच्छा फोर्स क्या होता है बोलो? प्रेशर इनटू, और एरिया बोलो कितना था इसका पहले से? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, मैं पहले से जानता हूं कि किसी भी लिक्विड फिल्म को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, उसके साइज को इंक्रीज करना है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? जितनी उसके ऊपर सरफेस टेंशन है इनटू में जितना मैं एरिया में चेंज करूंगा। ये मैं अभी पढ़ के आया हूं पीछे कि मुझे किसी भी लिक्विड फिल्म का अगर मुझे कुछ भी साइज बढ़ाना है तो मुझे कितना काम करना पड़ता है? जितना उसके सरफेस पे बोलो क्या है? सरफेस टेंशन। क्योंकि इसी की अगेंस्ट तो काम करना पड़ता है, तो सरफेस टेंशन है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम सरफेस टेंशन तो कम काम करना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन और जितना मैं एरिया में चेंज करूंगा इतने बराबर काम करना पड़ेगा। एरिया में चेंज कितना करूंगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 तो भैया A2 बाद वाला एरिया बोलो कितना होगा? सब बच्चों, तो बाद वाला एरिया कितना होगा? 4 पाई, रेडियस होगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और पहले वाला 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करा, मैंने कहा डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो बच्चों, क्योंकि डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। कहेंगे स्क्वायर करने में तो बड़ा होना चाहिए, अगर 1 से छोटे नंबर का आप स्क्वायर करते तो नंबर छोटा होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये और नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा डेल्टा ए को यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये वर्क डन एक जैसे हैं तो वैल्यूज को बराबर करा, इक्वेट करा, आंसर ये आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बबल का होमवर्क है आप लोगों का। बबल में करना क्या, बस मैं बता दूं बच्चों, बस इतना ही करना है, ज्यादा सोचना नहीं है उसमें, कुछ भी ज्यादा पंगे मत करना। बबल जब आ जाए यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 4s/r। कितना हो जाएगा बोलो? अब 4s/r इसलिए कहते हैं कि वहां पर ना जो इंटरफेस होते हैं वो दो इंटरफेस होते हैं। कितने इंटरफेस होते हैं? 2। जो एरिया में चेंज आता है ना वो थोड़ा बड़ा आता है सेम प्रेशर की वजह से, सेम प्रेशर की वजह से एरिया में। अब अच्छा आपको क्या लगता है, बबल्स के साइज बड़े होते होंगे, ड्रॉप्स के साइज बड़े होते होंगे? बबल्स के होते हैं। आप बबल्स को देखते हैं बहुत बड़े बड़े बबल्स बन के, अरे आप लोगों ने वो क्या होता है वो बोलते हैं, आज तक नहीं पता उसको, तो उसको फूक मारते हैं वो ऐसे बबल्स बनती हैं। तो बबल्स तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं बट ड्रॉप्स बहुत बड़ी नहीं देखी। ड्रॉप्स कैसे देखे आप लोगों ने? अरे उसमें से टूटी में से निकल रही है ड्रॉप, छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं। ड्रॉप्स ऐसी होती हैं,
ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, लेकिन बबल्स एक्चुअली में बबल के अंदर ना दो इंटरफेसेस होते हैं, तो उसमें एरिया में चेंज भी बड़ा देखने को मिलता है, दो दो इंटरफेसेस की वजह से। करना कुछ नहीं है, बस इतना सा काम करना, सेम प्रोसीजर ऊपर वाला लिखना, सेम प्रोसीजर ये लिखना, बस यहां पर लिखना since drop has a two liquid air interface, since drop has a two liquid air interface, so the change in area is 2 times of this value, 2 times of, बस लिख देना, क्या लिखना है बोलो, since bubble has a two liquid air interface, so the change in area is 2 times of the change in area, मतलब जो ये वाला चेंज आ रहा है उसका 2 टाइम्स चेंज आएगा। बोलो कितना आएगा आंसर, 16 पाई r डेल्टा r। क्या है इसके बाद लिख देना 16 पाई r डेल्टा r। अगर यहां 16 पाई r डेल्टा r आया तो 8 की जगह 16 आएगा, और 4 कटेगा 16 से 4 पे, तो आंसर आएगा 4s बाय r। कितना आएगा बोलो, बस इतना सा ही फर्क होता है ड्रॉप के अंदर, एक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रॉप, उसमें होता है 4s बाय r, इसमें होता है 2s बाय r। पेपर में सावधानी से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन किसका आ रखा है बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ड्रॉप आया तो 2s बाय r आंसर लिखना, और बबल आया तो 4s बाय r। याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, इतना तो याद होगा कि बबल के अंदर 2 इंटरफेस होते हैं और ड्रॉप के अंदर एक होता है, जिसमें 2 इंटरफेस होते हैं उसमें दुगना चेंज आता है, बस ये समझना। जो साइज में बड़ा होता है उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब बबल्स बड़ी होती है, तो इसलिए 4s बाय r उसका होगा और 2s बाय r इसका होगा। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और अ बबल, बट मेक श्योर कि आप ड्राइव कर लें इसका। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। और बस बच्चों एक तो यही है, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ना, अरे बच्चों बस टाइप्स ऑफ फ्लो था, एक चीज मैंने नहीं करवाई तुम लोगों को बस, तो इसमें 2 चीजें मेन है बस, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है बच्चों, इधर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है जैसे मान लीजिए पानी चल रहा है बातें ना करें, ये पानी इस पाइप के अंदर चल रहा है, और पानी ऐसे चल रहा है कि अगर ये पार्टिकल ए बी सी डी ई पार्टिकल्स हैं, ए बी सी डी ई, तो ये ऐसे चलते हैं कि थोड़ी दूर बाद जाने के बाद भी जब मैं इनको ध्यान से देखता हूं तो ए आगे ही है, बी पीछे, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और फिर ऐसे ही है ए बी सी डी ई। अगर पानी का फ्लो कुछ ऐसा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते, ओवरटेक ऐसे चलते रहते ओवरटेक नहीं करते, तो ऐसा फ्लो को बोलो क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक लाइन में स्ट्रीम फ्लो कर रहा है तो बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। When particles do not overtake each other, when particles do not overtake each other। अच्छा, लेकिन अगर पार्टिकल्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, अरे ध्यान से देखो, छोटा टॉपिक आता भी नहीं इतना ये, फिर वही, अगर कुछ ऐसा हो रहा है ए बी सी डी ई, और चलते चलते देख रहे हो, चलते चलते कोई पार्टिकल, ओए बच्चों बस, कोई पार्टिकल जैसे डी ने सी को ओवरटेक कर लिया, डी ने सी को ओवरटेक कर लिया, तो अगला जो मेरे को देखने को मिला वो कुछ ऐसा दिखा, ए यहां है, बी यहां है, फिर डी आ गया, फिर सी और फिर ई, उल्टा कुछ हो गया, कुछ पीछे वाले पार्टिकल जंप करके आगे आ गए। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ और भी हो जाए कि ई वाला आगे चला जाए बी के पास में, या बी को भी ओवरटेक कर जाए, तो कुछ देर बाद ये सिस्टम ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ए वाला है, फिर ई वाला है, फिर बी वाला है, फिर डी वाला है, फिर सी वाला है। सो ऐसे में पार्टिकल्स का फ्लो कुछ ऐसा होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। अच्छा, इन ओवरटेक की वजह से मैं बता देता हूं, पहले तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का क्या कारण है, रीजन बिहाइंड टर्बुलेंस, रीजन बिहाइंड टर्बुलेंस, टर्बुलेंस फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, इसके फ्लो का रीजन क्या है। तो एक तो होता है हाई स्पीड, जब पानी बहुत तेजी से चलेगा, बच्चों जब पानी बहुत तेजी से चलेगा तो क्या होगा बताओ जरा, एक दूसरे को वो क्या कर सकते हैं, बोलो ओवरटेक कर सकते हैं।
जब पानी बहुत तेज चलता है ना तो ऐसे में वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, ओवरटेक करने लगते हैं। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताने की कोशिश करें कि कोई पाइप के अंदर से कोई फ्लो हो रहा है, उस पाइप का फटने का चांस कब है? जब धीमी गति से उसके अंदर चीजें फ्लो कर रही है, तेज गति से, हाई स्पीड से। क्योंकि जब चीजें हाई स्पीड से फ्लो करती है ना तो उनमें टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ओवरटेक करते हैं। और जब ये ओवरटेक करते हैं तो ये क्या लगाते हैं बोलो, प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो? अब देखो कोई चीज ऐसे जंप करके जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वॉल के ऊपर क्या लगाएगी बोलो, प्रेशर। अरे बच्चों बातें नहीं, जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना तो पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। ड्यूरिंग द ओवरटेक दे विल अप्लाई द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप, ऑन द वॉल ऑफ द, और जिसकी वजह से वो वॉल्स जो होती है वो बस्ट कर सकती है। तो जब तक धीमी स्पीड से फ्लो करता रहेगा तब तक कभी भी फ्लो टर्बुलेंट नहीं होता। कैसा रहता है बोलो, स्ट्रीमलाइन रहता है। और ऐसे में पाइप के फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही पानी बहुत तेजी से गति से फ्लो करने लगता है तो ऐसे में पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक करता है। लेकिन मुझे कुछ कहें सर तेज गति से फ्लो करने में ऐसा क्यों ओवरटेक होता है? देखिए मैंने बोला एक तो हाई स्पीड है और एक मैंने बोला, अरे बच्चों एक मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या है बच्चों? कोई पानी फ्लो कर रहा था, उसके बीच में कोई पिलर आ गया, ये पिलर है और ये यहां से पानी फ्लो करता हुआ आ रहा है। थोड़ा समझो यार, सेंस लगाओ। तो आप लोग मुझे बताओ, जैसे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जैसे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ये ए वाला पार्टिकल, ये बी वाला, ये सी वाला, ये डी वाला, ये ई वाला, जैसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी कुछ पार्टिकल यहां रुक जाएंगे और कुछ पार्टिकल साइड से, जैसे ये रुकेगा कुछ पार्टिकल साइड से निकल जाएंगे। तो बोलो क्या हो गया, पानी पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बोलो क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। क्या कर लिया बोलो? समझे नहीं मेरी बात को? इसका अगर मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि ऊपर से देखोगे तो ये पिलर का टॉप है और अगर इसके अक्रॉस जब ये पानी आया, ऐसे करके जब पानी आया तो ए पार्टिकल जो है वो कहीं पर यहां रह गया और बी पार्टिकल फ्लो ऐसे कर लेगा, सी पार्टिकल फ्लो ऐसे कर लेगा। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो इनका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो रुक जाएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि कोई पार्टिकल रुक जाएगा और कोई पार्टिकल पीछे से बोलो क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। जब भी कोई पीछे वाला पार्टिकल ओवरटेक करेगा तो डेफिनेटली उसको रास्ता चाहिए होगा, जिसके कारण वो आसपास की चीजों पर क्या लगाएगा बोलो, प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा बोलो, प्रेशर लगाएगा। तो बस मैं देखो ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड अ टर्बुलेंस फ्लो। बोलो टर्बुलेंस और स्ट्रीमलाइन में क्या होता है? जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ ऐसे चलते हैं कि वो एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते तो कैसा फ्लो है बोलो, स्ट्रीमलाइन। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को ओवरटेक करना स्टार्ट करते तो बोलो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। और टर्बुलेंस फ्लो किस कारण से होता है? एक तो हाई स्पीड के कारण होता है, क्योंकि चीजें जब बहुत तेज चलती हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल बीच में रास्ता ना बना पाए और इतने में दूसरा पार्टिकल उसको ओवरटेक कर जाए, हाई स्पीड। और किस कारण से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई रुकावट बीच में आ गई है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं है इन्हें बात समझ में? तो ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल्स ओवरटेक ईच अदर। ठीक है भाई, ये अच्छा भाई सुन लो, ए बच्चों बस अब मेरी एक बात सुन लो। चैप्टर हो गया भाई मेरी तरफ से पूरा, ठीक है? और चैप्टर में मैंने तुम्हें क्या करवाया ना, शुरू से एक बार एक टॉपिक की लिस्ट बनवा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से, कोई टॉपिक छूटे तो मुझे तुम बताना। शुरुआत में मैंने जब ये चैप्टर शुरू करा है, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, ओए बच्चों, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। बच्चों बात करने के लिए नहीं बोला भाई, एक लिक्विड कितना प्रेशर लगाता है नीचे की तरफ। सो आपको बताया था अगर पानी H डेप्थ नीचे है तो बोलो कितना लगाता है, रो जी एच। इसके बाद मैंने तुम लोगों को पास्कल्स लॉ समझाया और पास्कल्स लॉ की फिर मैंने तुम लोगों को एप्लीकेशन बताई थी, जिसमें दो चीजें थी। देखते चलो, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ में दो चीजें थी, बोलो क्या? एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक ब्रेक। अरे बच्चों बस ये था मेरे हिसाब से चैप्टर का फर्स्ट फेज। ये चैप्टर का फर्स्ट फेज है, मतलब जहां पर मैं पहली चीज आपसे डिस्कस करता हूं, चैप्टर की फर्स्ट फेज थी। इसके बाद क्या शुरू हुआ था? इसके बाद शुरू हुआ था बायंसी, यानी मैंने बोला था यहां पर आपको बायंट फोर्स के बारे में। मैंने आप लोगों को स्टोक्स लॉ सिखाया था, विस्कोसिटी सिखाई थी, और मैंने आप लोगों को यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी। अरे बच्चों कुछ कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो बायंट फोर्स का ही आता है बच्चों। ये चैप्टर का सेकंड फेज था आई थिंक। इसके बाद आप लोगों ने सीखा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
आप लोगों ने जस्ट इसके बाद सीखा बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बर्नौलीज के बाद आप लोग इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन सीखते हैं। फिर आप लोग टॉरिसेली सीखते हैं। फिर आप लोग आते हैं आई थिंक सरफेस टेंशन पर। सरफेस एनर्जी के बारे में कुछ बताया जाता है। बच्चों रुक जाओ। फिर आप लोगों को एडहेशन कोहेजन के बारे में बताया जाता है। फिर आप लोगों को एसेंट फॉर्मूला सिखाया जाता है। और इसके बाद तुम लोगों को एक्सेस प्रेशर, वो एसेंट में आ गया ना, इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। भाई साहब जब ये चैप्टर शुरू हुआ था कहा था 4 फेज में खत्म होगा चैप्टर। 4 फेज क्यों? अगर आप लोग सही से पढ़ रहे थे ना, आपको पता हो, तो ये थोड़ा सा एक तरह की चीजों को डिस्कस कर रहा था, एक कॉमन तरह की चीजों को। फिर इन्होंने सबने बायोइंसी, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब एक तरह की चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौली, टॉरिसेली, यहां तक एक जैसा कुछ चलता है। और सरफेस टेंशन से देख लीजिए, अभी लास्ट तक हमने सरफेस टेंशन ही पढ़ा है, यहां पर कुछ एक जैसा चलता है। 4 फेज में चैप्टर है और लगभग हर फेज से एक क्वेश्चन आपकी सीबीएसई बनाती है। डेरिवेशंस बहुत सारी है, टाइम इसीलिए लगा इस चैप्टर के अंदर 13-14 कम से कम 15 टॉपिक के करीब हो जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। छुट्टी नहीं करनी, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू होगा। आज इतने पे ही रोकते हैं, जाओ। अरे